हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है हम लोग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट। देखिए, आपने एक चीज बहुत बार नोटिस की होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है तो आप कहेंगे सर हमारे यहाँ तो 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं यही बात आपसे सर्दियों के वक्त पूछूं तो आप कहोगे सर आज तो हमारे यहाँ बहुत सर्दी है। आज आपको पता है हमारे यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और कुछ जगह तो आप ये भी सुनते हैं कि सर लेह लद्दाख शिमला राजस्थान के माउंट आबू में -3 डिग्री सेल्सियस है। और रशिया में तो -40 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर होता है। और यही टेम्परेचर राजस्थान की बहुत तेज वाली गर्मी में 49 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। सर हम लोग जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस बार बार यूज करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताता हूं। अगर आपको मैं ये कहूं कि आपको आज बुखार कितना है तो आप कहते हो सर आज मेरे को 102 बुखार है। 102 का हम क्या डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, वो हम बात कर रहे होते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में। कहते हैं सर आज मेरा टेम्परेचर है ना 100 फ़ारेनहाइट था। और अब जब हम यही बात केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं तो हम कई बार सुनते हैं सर इसको 310 केल्विन पर गर्म करने पर। सुनते हैं ना? ये क्या है? ये सब है टेम्परेचर के स्केल। यानी टेम्परेचर को मेजर करने की ये सारी यूनिट्स हैं। चाहे वो डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट के बारे में बात कर रहे हो, हम लोग केल्विन के बारे में बात कर रहे हो, और इसकी और यूनिट क्या है? र्यूमर और रेकाइन क्या है? ये सारी चीजें क्या है? टेम्परेचर स्केल की क्या है? यूनिट्स होती है। हम इनको इन्हीं में मेजर करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम एक तो ये जानना चाहेंगे कि कब और कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या मैं ये कहूं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में। यानी आज के लेक्चर में हम इनको कन्वर्जन को देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको। और तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए ध्यान रखना, हम बात करते हैं यहां वाटर को लेकर। किसको लेकर? वाटर को लेकर, पानी को लेकर। तो आप वाटर की ही बातें करेंगे और वाटर के ही डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन के कन्वर्जन को पढ़ेंगे, जिससे चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि वाटर जो है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, जमता है, तो कहेंगे सर वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी क्या होता है? फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है। लेकिन मैं ये पूछूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे आके पानी क्या होता है? उबलने लगता है। ये तो था डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं ये बोलूं कि बताओ यही बात फ़ारेनहाइट में, तो देखो यहां 0 डिग्री पर पानी जमता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? पानी जमता है। यानी कहीं ना कहीं 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल है, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। अगर यही बात मैं केल्विन में बोलूं तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के इक्वल है, और 100 डिग्री सेल्सियस 313.5 केल्विन के इक्वल है। यहां ये बहुत टफ नहीं है, ये तो फिक्स वाली बात है भैया। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी फ्रीज होता है, 100 डिग्री पर पानी बॉईल होता है डिग्री सेल्सियस में। यही बात मैं कहूं कि वाटर जो कितने कितने फ़ारेनहाइट पर फ्रीज होता है, तो 32 पे, और बॉईल कितना होता है? 212 में। ये 273.15 केल्विन पे फ्रीज होता है केल्विन में, और 313.15 केल्विन पे क्या होता है? बॉईल होता है। अब देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए हमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको जब आएगा तभी आप क्या कर पाएंगे? कन्वर्ज कर पाएंगे। देखो हम यहां करते हैं जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, हमने इनके सिंबल को रख लिया।
अब -0, -32 और -273 हम क्या माइनस कर रहे हैं? इनके फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर रहे हैं। इनके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर रहे हैं? इनके फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यानी डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट -32 उसका फ्रीजिंग पॉइंट, केल्विन माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट। डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं सर? ये डिवाइड जो कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों के डिफरेंस को, 100 और 0 के डिफरेंस को, 212 और 32 के डिफरेंस को, 273 और 313 के डिफरेंस को, यानी 100, 180 और 100। ठीक है, ये 373 है ना, 373। तो इन तीनों के डिफरेंस की बात यहां रख रहे हैं। ये क्या है? इनका डिफरेंस है। अब ये तो बहुत सिंपल तरीका है, इनका एक फॉर्मूला भी हमें पता लग गया। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इनको कैसे करना है। इससे पहले आज मेरा एक आपको बता दूं, जनरल साइंस का मेरा एक कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को थ्योरी में मैंने कवर किया है। डिटेल्ड आपको थ्योरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, सारे लेक्चर्स के आपको पीडीएफ मिलने वाली हैं। हमारा एक जीए का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत पॉपुलर कोर्स है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके पूरी परचम की टीम आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज इसमें बहुत सारे मिलने वाले आपको प्रैक्टिस के लिए, साथ में थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ आपको लेक्चर की मिलने वाली है। तो जाकर चेकआउट करिए परचम क्लासेस पर, और परचम मैप को डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही थ्योरी क्लासेस के लिए, ऐसे ही पीवाईक्यू सेशंस के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए। चलिए, अब देखो एक एमसीक्यू क्या था कि 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट। यानी अब मुझे वही तो करना है, एग्जाम में यही तो क्वेश्चन आया था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब दो चीजों की बात कर रहा है, यहां बोल रहा है कि या तो डिग्री सेल्सियस तो हमें गिवन है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। सही कह रहा हूं? अब चलो इसका जो फॉर्मूला हमने लास्ट में अभी देखा था उसको यूज करते हैं। डिग्री सेल्सियस -0 था और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल, इक्वल किसके था? फ़ारेनहाइट के। तो फ़ारेनहाइट का क्या था? -32। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना था? बताइए कितना डिफरेंस था? 180। बिल्कुल सही है, ये दोनों का डिफरेंस था। अब क्या करना है, क्योंकि दो ही चीजों की बात करें तो केल्विन की बात नहीं करेंगे। अब भैया सिर्फ इतना सा जान लो कि जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू पुट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू 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 को पुट करता हूं, 50 -0 अपॉन 100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। ठीक है, ये 1/2, 2 से किया 90, तो 90 इक्वल F -32। तो फ़ारेनहाइट इक्वल, ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, 90 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 122 इज द राइट ऑप्शन। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, हमने बात क्या की? हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखा है। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एग्जाम में एक एमसीक्यू बनता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। और अगर केल्विन में बोलूं तो 310 केल्विन। यानी एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट एमसीक्यू होता है कि बताइए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 98.6 फ़ारेनहाइट। यहां डिग्री सेल्सियस की बात नहीं करेंगे। चलो, एक न्यूमेरिकल जो बहुत मोस्ट पॉपुलर न्यूमेरिकल है कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी फ़ारेनहाइट। यही मैंने जो अभी लेक्चर में बताया था, वही डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले का पुट करते हैं। डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100। देखो हो सकता है आपको
देखो, ध्यान रखना, कई बार कुछ स्टूडेंटों को कुछ-कुछ आता है, कुछ को बहुत कुछ भी आता है, लेकिन सब कुछ एक लेक्चर में कवर करना है तो कुछ ईज़ी चीज़ें भी कवर करनी पड़ती हैं और एक शुरुआत से लेना पड़ता है ताकि आपको एक टॉप तक मैं ले जा पाऊँ, है ना? चीज़ों को एक उस लेवल तक ले जा पाऊँ जिस लेवल तक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, ठीक है? अब कुछ भी नहीं है, यहाँ डिग्री सेल्सियस गिवन है तो मैं डिग्री सेल्सियस को गिवन कर देता हूँ, -40 अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू F -32 अपॉन 180। यही पूछा है, यही हमें गिवन है। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो, 0 से 0 9 5, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं था, इसमें क्या करना है, ये माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा आपका, आपका आएगा -32 प्लस 32, है ना? तो माइनस का ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, -40। यानी इसका आंसर इंटरेस्टिंग क्यों है सर पिछली क्लास से, क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, -40 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। यानी किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, तो वो है -40। -40 डिग्री सेल्सियस आर फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है पता है, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, या मैं बात करूं -459.6 फ़ारेनहाइट की इक्वल, या मैं कहूं 0 केल्विन टेम्परेचर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, पता है आपको, आप ये सुन सकते हो कि सर -40 डिग्री टेम्परेचर, आप ये सुन सकते हो कि माइनस में 459 फ़ारेनहाइट, लेकिन कभी आप केल्विन को माइनस में नहीं सुनोगे। केल्विन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि -150 केल्विन, तो आप बोलना कि ये तो गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी मिनिमम तापमान कितना है, 0 केल्विन होता है, ठीक है। टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव ऑन केल्विन स्केल, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, द वाइब्रेशन ऑफ एटम स्टॉप्स। और जब बात करते हैं हम 0 केल्विन की, है ना, या मैं कहूं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो वो इस कंडीशन है जहां एटम्स का जो वाइब्रेशन है ना वो भी रुक जाता है ना, वो कंडीशन है। एट व्हाट टेम्परेचर टू डू व्हेन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या थे, -40 पे एक ऐसा टेम्परेचर था जहां केल्विन और सॉरी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या थे, इक्वल थे। लेकिन आप बात कर रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कौन से टेम्परेचर पे, तो ध्यान रखना 547.25, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 547.25 ऐसा टेम्परेचर है जहां फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होते हैं, जबकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आओ आज के लेक्चर में मैं आपको बताता हूं, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, र्यूमर होता है, रैकाइन होता है, क्या ऐसे सर, मेरा नाम जैसे दीपक है तो क्या मैं सर दीपक नाम के स्केल बना सकता हूं, मेरा भी एक स्केल बनाना चाहता हूं सर, मैं कैसे बनाऊंगा सर, अगर आप बताओ सर, परचम जो है उसका स्केल बनाइए उसके नाम का, जैसे डिग्री सेल्सियस तो बनाया जा सकता है। बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो उसका मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर का यहाँ मतलब क्या है, उसका हमें एक तो फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 20x, ठीक है। एक हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 130x। अब भैया ये तो बहुत इजी हो गया सर, यानी अगर परचम नाम का कोई स्केल है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 20x, ठीक है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 130x है, ठीक है। तो बताओ
40 डिग्री सेल्सियस कितना, ध्यान रखना, 40 डिग्री सेल्सियस कितने परचम की स्केल के इक्वल होगा? बिल्कुल सही है, चलिए पता करते हैं। डिग्री सेल्सियस -0/100, यस सर। अच्छा, परचम को तो परचम का पी, ठीक है, तो हमने परचम को पी को यहां क्या माना, ये एक्स माना है ना, तो एक्स माइनस, अब यहां क्या करते, फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे थे, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, 20x, तो ये लो मैंने लिख दिया 20, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 20 और 130 का 110, ठीक है, 110 इनका डिफरेंस है। चलिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहां इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 40, ठीक है। ये 0 से ये 0 चला गया, तो ये क्या आ गया, 44, ठीक है, इक्वल्स x माइनस 20। अगर मैं x को बोलूं तो कितना आ जाएगा, 64। क्या मैंने यहां सही किया है? बिल्कुल सर, हम किसी भी स्केल का मेजरमेंट किसी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन किसी से भी कर सकते हैं, बस उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एक भी ध्यान रखना, जब हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम 0 केल्विन की बात करते हैं, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये जो केल्विन है 0 केल्विन, ये थॉमस केल्विन के द्वारा दिया गया था, ये थॉमस केल्विन के द्वारा दिया गया था। एक चीज और भी ध्यान रखना, एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। एक चीज हम बहुत बार नोटिस करते हैं, हमने सुना है या हमारे दिमाग में होता है कि जब हम, जो हीट होती है ना, हीट, हम कहते हैं आज हीट देनी है ना, जब आप हीट देते हो ना, तो कोई जरूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़े ही, हो सकता है टेम्परेचर ना भी बढ़े। ध्यान रखना, बात क्या है, ये है कि हीट जो है वो आपके टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले आज दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है सेंसेबल हीट और एक है लेटेंट हीट। सेंसेबल हीट क्या है, ठीक है, सेंसेबल हीट एक बीकर है ना, ये मैंने जार दिया और इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा पानी रख दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसमें कुछ वाटर ऐड कर दिया। अब ये जो वाटर मैंने ऐड किया है, ये टेम्परेचर था इसका पहले 10 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ हीट दी, थोड़ी देर में देखा तो इसका टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। यानी हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट क्या होती है, सेंसेबल हीट होती है कि जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो है हमारी सेंसेबल हीट। बट लेटेंट हीट में एक समझिए, ये देखो, ये छोटी छोटी आइस क्यूब्स है, क्या है, छोटी छोटी इस बार में आइस क्यूब्स है। अब बताओ, आइस क्यूब जो होती है वो बर्फ कितने डिग्री पर फ्रीज होती है, पानी, तो सर वो तो हमें पता है 0 डिग्री पर फ्रीज होता है। अब देखो, पानी, मैंने थोड़ी सी आग दी, आग देने पर क्या एक चुटकी बगाते ही बस पानी, बर्फ पिघल जाएगी क्या, नहीं ना, टाइम लगेगा ना, हो सकता है 2 मिनट लगते, हो जाए 4-5 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्फ होगी उतना टाइम लगेगा। मान लो अभी हीट दे रहा हूं मैं और ये बर्फ पिघल गई है। अब अब मैं अगर इस पानी में, इस बर्फ के साथ जो पानी है उसमें मैंने अंगुली डाली, मेरा जो टेम्परेचर है मुझे कितना फील होगा पता है आपको, अभी भी 0 डिग्री टेम्परेचर है। अगर चलो, अगर मैं क्या करता हूं, इस बर्फ की इतनी और बर्फ पिघल गई, सिर्फ इतनी सी बर्फ बची है, अगर मैं इस अंगुली में जब अंगुली दूंगा इस पानी में, तो अभी पता है आपको कितना डिग्री टेम्परेचर है पानी का, 0 डिग्री टेम्परेचर है। अगर मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि अब बताओ इसमें सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा बचा है, इस पानी का टेम्परेचर क्या है अभी भी, तो सर अभी भी इसका 0 डिग्री टेम्परेचर, ध्यान रखना। यानी, और अगर मैं ये कहूं कि पूरी बस पिघली ही है, तो भी इसका क्या हो सकता है, 0 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होती रहेगी, पिघलती पिघलती टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है ये 10 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाए। लेकिन एक चीज देखी क्या आपने, मैंने हीट दी,
लेकिन बहुत देर तक हीट देने के बाद में भी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जबकि देखो बर्फ पिघली जा रही थी, हमने टेम्परेचर देते रहे, लेकिन जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल गई, तब तक क्या हुआ? टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस भी हो सकती है और 0 डिग्री टेम्परेचर में वाटर भी हो सकता है। सही है ना? 0 डिग्री पे पानी भी हो सकता है और 0 डिग्री पे बर्फ भी हो सकती है। यही बात क्या है कि लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट ऐसी हीट है जो टेम्परेचर चेंज नहीं करती है। टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, हीट दी तो भी टेम्परेचर, लेकिन स्टेट चेंज होगी। स्टेट यानी ये पहले सॉलिड स्टेट में था, है ना? अब किस स्टेट में आ गया? अब आ गया आपका लिक्विड स्टेट में। बर्फ क्या हो गई? सॉलिड थी, फिर किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई। यानी लेटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, वो क्या करती है? वो स्टेट में चेंज करती है। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में हमने देख लिया। अब है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमें इसलिए मेजर करना जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री के तौर पे देखूं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए कितना फ्यूल रिक्वायरमेंट होगा। इन सब के लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी हमें कितनी अमाउंट हीट की रिक्वायर्ड होगी अगर हमें 1 किलो कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, 1 केजी, 1 केजी, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर, है ना, इंक्रीज करना हो, है ना, तो वो क्या है? वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। उस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड को ही स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब देखो, एक इसमें बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आपको पता होता ना, पानी से जलना ज्यादा खतरनाक है ना? आग से जलने की तुलना में भाप से जलना ज्यादा भयानक है। पता है क्यों? क्योंकि आपने देखा उसमें क्या ज्यादा है? उसमें ज्यादा है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, है ना? बर्निंग विथ स्टीम इज मोर पेनफुल देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्स्ट्रा, है ना? देखो, जब बात क्या है कि मैं ये कहूं कि पानी 50 डिग्री पे गर्म हो रहा है, फिर मैंने और गर्म किया तो वो 100 डिग्री पे गर्म हो रहा है। अगर मैं इसको और गर्म करे जाऊं, पानी को 10 घंटे तक गर्म करते जाऊं, तो क्या ये 102 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा किसका? नहीं। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप उसे पूरी जिंदगी उबाल लीजिए। क्यों सर? क्योंकि बेटा 100 डिग्री के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? वेप्योर में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है ना? लेकिन ध्यान रखना, उस भाप का टेम्परेचर जानते हो वो भी कितना है? उसका भी 100 है ना? इसका टेम्परेचर देखोगे तो भी 100 डिग्री है। यानी जैसे पानी 0 डिग्री पे था ना और 0 डिग्री पे बर्फ थी, ऐसे ही 100 डिग्री पे पानी उबल भी रहा है और भाप का भी 100 डिग्री है। यानी उस पानी का टेम्परेचर भी 100 है और जो स्टीम जो आ रही है, भाप जो बाहर बन रही है ना, वेपोर जो उड़ रही है हवा में, उसका टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री। लेकिन उसमें एनर्जी तो ज्यादा लगी ना, मतलब 100 डिग्री पानी इसमें थोड़ा देर और गर्म किया होगा तब वो भाप बना होगा, तो उसमें ज्यादा क्या है? उसमें लेटेंट हीट ही तो ज्यादा है, क्योंकि उससे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। यहां लिक्विड से क्या हो रहा है? गैस में चेंज हो रही है। वाटर बैग आपने देखा होगा ना, हॉट बैग जो सर्दी में गर्म करके हम सिकाई करते कई बार, उस हॉट बैग में वाटर होता है। पता है आपको क्यों होता है? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है इसकी। चलिए, ये चलिए, अब स्पेसिफिक हीट को समझेंगे। वाटर की इतनी स्पेसिफिक हीट है, आइस की कितनी होती है और वेपर की कितनी होती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वाटर की हो गई, आइस की क्या होगी? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर क्या होगी? 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एक चीज और ध्यान रखना, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए पता आपको? 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। जबकि 1 ग्राम वाटर को वेपोर बनने के लिए आपको 540 कैलोरी चाहिए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बर्फ को पिघलना आसान है कि भाप बनना आसान है?
बर्फ को पिघलना आसान है, इसलिए इसको कम कैलोरी चाहिए, तभी तो कम कैलोरी में भी बर्फ से पानी बन जाएगी। लेकिन अगर किसी को भाप बनाना है तो भैया पानी से भाप बहुत टाइम लगता है, उसको 540 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम भाप को, पानी को भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी। अब भैया इसका मेजरमेंट समझेंगे कि इन डाटा का यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलिए भैया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट, इसका एक फॉर्मूला है QML। क्यों यहां पर है हीट, कि हमें कितनी हीट चाहिए, रिक्वायरमेंट समझनी है ना हीट की। अब यह हीट की हमें सबसे पहले तो ये पता नहीं कि कितना सब्सटेंस है, तभी तो भैया सब्सटेंस एम क्या है, यहां मास है ना, एम क्या है मास, की भैया कितना सब्सटेंस है उसको चेंज करना है, चाहे वो पानी को बदलना हो भाप में, भाप को पानी में, है ना, किसी में भी, लिक्विड को सॉलिड में, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कितना, है ना। और एल, एल क्या है, यहां लेटेंट हीट है, तो भैया एल क्या है, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट भी दो तरह की है, LHF और LHV, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ को पानी में बनना और पानी को भाप बनना, यानी LHV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ध्यान रखना हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चलिए भैया क्वेश्चन के साथ समझते हैं की चीजें आपके लिए आसान हो जाए, बहुत इजी हो जाए। देखो, what will the amount of heat required to change 1 kg of ice into water? भैया 1 किलो बर्फ को पानी में बदलना है, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। देखो 1 केजी बर्फ है उसको पानी में बदलना है, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है, अभी हमने पढ़ा था फिक्स है। तो भैया 1000 ग्राम को, तो 1000 को 80 से करेंगे तो 80,000 कैलोरी बोल दो, या मैं ये कह दूं 80 किलो कैलोरी बोल दो, ठीक है। लेकिन सर यूनिट ऑफ हीट तो जूल होती है ना, कई बार सर एग्जाम में जूल में आंसर पूछते हैं, तो क्या करें, ध्यान रखना उस कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक कैलोरी कितने इक्वल होता है, 4.2 जूल के इक्वल होता है। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो जैसे 8000 कैलोरी है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया 4.2 से, है ना, और बाद में हमारा नया आंसर आ गया। यस, बहुत बहुत बहुत, 1 जूल 4.2 कैलोरी, 1 कैलोरी 4.2 जूल। अब देखो, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.5 kg ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब एक चीज आप ये देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो पानी को भाप में बनाना चाहता है, किसको बदलना चाहता है, पानी को भाप में बदलना चाहता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ है आधा किलो पानी, यानी 500 ग्राम की बात कर रहा है, तो ठीक है 500 ग्राम। अब यहाँ 540 चाहिए, मैं कहा था 80 चाहिए आपको आइस टू किसको, वाटर में, यहाँ वाटर टू वेपर की बात कर रहे हैं, तो ठीक है 540, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अगर आपको जूल में पूछेगा तो आप क्या करोगे, 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब आ जाइए एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर, भैया सर ये तो हो गया कि 1 किलो को 10 ग्राम को बर्फ को पानी, पानी को बर्फ में करना हो, लेकिन सर टेम्परेचर में चेंज करना हो, जब मान लो कोई चीज 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्म हो रही है, उसको सर 80 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाना है, तब कितनी हीट चाहिए भैया, ये भी तो होगा। इंडस्ट्रियल स्केल पे ये भी आता है, बहुत सारी इंडस्ट्री में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो QMC80, एम मास, कितना मास है, वो स्पेसिफिक हीट तो हमने देखा 1, 0.5 और 2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज करना है और कितनी हीट हमें रिक्वायरमेंट होगी। इस क्वेश्चन के साथ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो कह रहा है 2 kg, देखो व्हाट विल द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ सब्सटेंस बाई 30 डिग्री, है ना, स्पेसिफिक हीट को ऑफ द सब्सटेंस इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो कितना आइटम है, 2 kg है, सी, है ना, यहां सी ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वो 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नहीं गिवन हो मैं आपको बताऊंगा, नहीं गिवन हो तो क्या करते हैं, है ना, आ गया हमें, ठीक है। कितना, 30 डिग्री ले जाना है, तो भैया चेंज कितना करना है, 30 डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो क्यों, एम कितना है 2000 ग्राम, एम सी था ना, तो सी आ गया,
C80 है ना, यानी वो जो चेंज इन टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। अब कहोगे सर अगले क्वेश्चन में बताओ, ताकि हमारा डाउट क्लियर हो पाए। बेटा ये अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ते आ रहे हैं उस पर डिपेंड है, यानी वहां तो ऑलरेडी गिवन था कि इसकी स्पेसिफिक हीट ये है, अगर नहीं हो तो क्या करेंगे। वो कह रहा है व्हाट विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर 30 टू 70 डिग्री सेल्सियस। डाउट खत्म। एम कितना है, मास कितना है, 200 ग्राम। कितना चेंज करना है, 30 टू 70, यानी 40 40 चेंज करना है ना। चेंज कितना है, 30 था 70 तक ले जाना है। ठीक है सर, इसमें स्पेसिफिक हीट क्या है, देखो स्पेसिफिक हीट क्या है, यहाँ पर पानी है ना। अब पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। तो 200 इंटू 1 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2, है ना, कितना आ गया, 8000 कैलोरी आ गया। अगर ये जूल में पूछा था तो हम क्या करते हैं, 4.2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें कई बार एक दो चीज वैसे भी होते हैं कि इसमें वो ये बोल देता है कि पहले भैया आप इतनी बर्फ को पानी में बदलिए, फिर उसको भाप में बदलिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज हैं, हम दोनों फॉर्मूला का पुट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल बहुत बार आता है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक को कवर करना इसलिए जरूरी है, अगर आप ऐसे वक्त में इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं एग्जाम में, तो आप लाखों स्टूडेंट से आगे निकलते हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है ना, वो कब देखने को मिलता है पता है, कि टफ शिफ्ट में अगर आपने ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किया है तो एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।